नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बजाज से सीखो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, दोनों में कैसे कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है माइक्रो और मैक्रो का एक बहुत ही शानदार डिफरेंस। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क है क्या क्या। चलिए शुरू करते हैं हम आज के हमारा टॉपिक, जिसमें है हम कुछ डिफरेंसेस की बात करने वाले हैं जो हमारी इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने जो यहाँ नज़र आ रहा है आपको मीनिंग के बेस पर, यहाँ पे दिखाया गया है कि जो लेटर आई है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो इंडिविजुअल थ्योरी को इंडिकेट करेगा। इसका मतलब है कि जब हम लोग इकोनॉमी के हर एक यूनिट को इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं तो इसको कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरी तरफ जो मैक्रो में लेटर ए है, मैक्रो का ए, MA, दैट इज मैक्रो, ये इंडिकेट करता है एग्रीगेट को। एग्रीगेट का मतलब है इसमें इंडिविजुअली हमें नहीं पढ़ना, हमें पूरी इकोनॉमी के सारे लोगों को, सारी फर्म्स को इकट्ठा करना है और उसके बाद इन सब की जो थ्योरी पढ़ी जाएगी वो एग्रीगेट तौर पे पढ़ी जाएगी, मतलब इकट्ठा करके ही पढ़ी जाएगी। इसी को कहा जाता है हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये ध्यान रख के चलेंगे। टूल्स बताया गया, माइक्रो के टूल्स हमारे पास होते हैं डिमांड और सप्लाई, जिसमें हम इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में बात करते हैं, जबकि मैक्रो के टूल्स होते हैं हमारे पास एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। सबकी एग्रीगेट डिमांड में सबकी डिमांड को प्लस करो, सबकी सप्लाई प्लस करो, तब आएगी हमारे पास एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तीसरा पॉइंट हमारे पास दोस्तों इसके अंदर बेसिक ऑब्जेक्टिव। माइक्रो का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन करना और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करना। कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इन सबको आइडेंटिफाई करने का काम है माइक्रो का। जबकि मैक्रो का मेन पर्पस है दोस्तों, जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटरमाइन करना, कि हमारे देश का इनकम लेवल कितना होगा, नेशनल इनकम कितनी होगी और इसके साथ साथ देश में एम्प्लॉयमेंट कितना होगा, इसको हम डिटरमाइन करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर, मैक्रो के अंदर। ये ध्यान रख के चलेंगे हम लोग। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसका नाम है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मीन्स किसके अंदर मैं कितना सम करता हूं, किसके अंदर मैं किस लेवल तक सम अप कर सकता हूं। माइक्रो में दोस्तों जो एग्रीगेशन है उसका लेवल बहुत कम है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल डिमांड को या इंडिविजुअल सप्लाई को प्लस कर करके, छोटे एरिया की इंडिविजुअल डिमांड को प्लस करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट डिमांड निकाल सकता हूँ या मार्केट सप्लाई निकाल सकता हूँ। मतलब एग्रीगेशन बहुत छोटा है। लेकिन मैक्रो के अंदर एग्रीगेशन बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर मैंने पूरी इकोनॉमी की पूरी डिमांड जितनी भी हो सकती है, चाहे वो मेरे इंडियन गुड्स की डिमांड इंडिया में हो, चाहे वो मेरी इंडियन गुड्स की डिमांड फॉरेन में हो, मैंने उसको भी प्लस कर लिया। तो इससे बड़ा एग्रीगेशन कहीं हो ही नहीं सकता। मैक्रो सबसे बड़ा एग्रीगेशन है, इसलिए मैक्रो जो है सबसे बड़े लेवल ऑफ एग्रीगेशन को इंडिकेट करती है, जिसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास है बेसिक अजम्पशन। माइक्रो पढ़ते हुए हम लोग मैक्रो को कांस्टेंट मान के चलते हैं और मैक्रो पढ़ते हुए हम लोग माइक्रो को कांस्टेंट मान के चलते हैं। यह आप ध्यान रख के चलेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास है अदर नेम। माइक्रो को हम लोग प्राइस थ्योरी भी कहते हैं और मैक्रो को हम लोग कहते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जाम्पल दे रखा है आपको, माइक्रो में इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट। मैक्रो के अंदर नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड भी इसका एग्जाम्पल है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख के चलना है दोस्तों। अगला डिफरेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप ध्यान से देख सकते हैं। अगला डिफरेंस हमारे पास है यहाँ पे किसमें, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। क्या फर्क है इसके अंदर, चलिए पढ़ते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। पहला पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इट इज एक्सप्रेस व्हाट इज, और नॉर्मेटिव में इट एक्सप्रेस व्हाट शुड बी। देखिए जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो सच्चाई से डील करते हैं, वो बताते हैं कि क्या है सिचुएशन, और नॉर्मेटिव हमारी डील करते हैं आइडियलिस्टिक सिचुएशन से कि क्या होनी चाहिए, व्हाट इट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकती थी या क्या होनी चाहिए थी। ये सारी की सारी इंडिकेट करते हैं हमारी नॉर्मेटिव को। ये ध्यान रखिए चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फैक्ट और इट इज बेस्ड ऑन एथिक्स। देखिए जो हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस है, जबकि जो हमारे पास नॉर्मेटिव है वो हमारी आइडियलिस्टिक थिंग के ऊपर या एक तरह से एथिक्स के ऊपर बेस है, कि हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ऐसा होता तो अच्छा होता, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी बुद्धि के अनुसार ये होना चाहिए था, हमारी थिंकिंग अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था। तो हमारे एथिक्स के ऊपर बेस है। तीसरा हमारे पास इट डील्स विद एक्चुअल और रियलिस्टिक सिचुएशन। पॉजिटिव हमारी रियलिस्टिक सिचुएशन से डील करती है, जबकि मैंने आपको बताया कि जो हमारी नॉर्मेटिव है वो आइडियलिस्टिक, हमारी सोच विचारधारा से डील करती है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है तो उसके अंदर जिसका नाम है इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को मैं टैली कर सकता हूँ, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कभी टैली नहीं होती है। आपको ध्यान रखे चलना है, क्योंकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मेरी इमेजिनेशन है। ज़रूरी नहीं कि मैं जैसा इमेजिन करूँ वैसा सच में मेरी इकोनॉमी में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आप ध्यान रखे चलेंगे। हमारे पास फिफ्थ इसके अंदर है, इन दिस वैल्यू जजमेंट आर नॉट गिवन द न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। इसके अंदर वैल्यू जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। आप जजमेंट करिए लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है, सिर्फ वही चीज़ें मानी जाएंगी जिसका आइडियलिस्टिक सिचुएशन से कोई नाता नहीं है। आपके फैक्ट्स होने चाहिए, आपके पास प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ फैक्ट होने चाहिए। जबकि नॉर्मेटिव में हमारे पास लिखा है इट डील्स
या सॉरी इन दिस वैल्यू जजमेंट आ गिवन। नॉर्मेटिव में ऑब्वियसली बात आप जानते हैं कि वैल्यू जजमेंट की बहुत वैल्यू है, हम लोग वैल्यू जजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट देके चलते हैं। 6 पॉइंट हमारे पास, इट डील्स विद हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व, और दूसरी साइड इट डील्स हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। देखिए कैसे सॉल्व होती है उसकी बात करते हैं पॉजिटिव में, और कैसे सॉल्व होनी चाहिए उसकी हम बात करते हैं किसके अंदर, नॉर्मेटिव में। मतलब जो एक्चुअल सॉल्यूशन है उसकी बात होगी पॉजिटिव में, और जैसा ये हो सकता था, हो सकता है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, ऐसा होता तो ये हो जाता, इस टाइप की जो बातें सारी की सारी किस में होगी, नॉर्मेटिव में। आपको ध्यान रख के चलना है। अगला पॉइंट हमारे पास है इकोनॉमिस्ट ऑफ पॉजिटिव स्कूल ऑफ एडम स्मिथ एंड हिज फॉलोअर। इसको डिस्कवर करता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जबकि नॉर्मेटिव को दिया है किसने, इसे दिया गया है मार्शल, दैट इज एल्फ्रेड मार्शल द्वारा, पिगाओ, हिक्स एंड कार्ल जोस, स्कोल्स्की, ये सारे लोगों ने नॉर्मेटिव के ऊपर फोकस करा। नॉर्मेटिव का भी काफी ट्रेंड अच्छा खासा है, आप ध्यान रख के चल सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल वैसे ही दे सकता हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन 130 करोड़, ये पॉजिटिव फैक्ट है, ये सच्चाई है, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। नॉर्मेटिव में है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया शुड नॉट बी मोर देन 25 करोड़ फॉर वेल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। काश हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 25 करोड़ से ज़्यादा ना होती तो आज हम भी बहुत डेवलप कंट्रीज में से होते। ये नॉर्मेटिव फैक्ट है, हमारी थिंकिंग है, अच्छी थिंकिंग है, हो सकता है हो जाए अप्लाई, नहीं होती नहीं होती। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, द एवरेज वेज रेट ऑफ इंडिया इज हार्डली 100 रुपीज़। जो वेज रेट हमारे इंडिया का बैठता है, टोटल इंडिया का वेज रेट अप्रॉक्सीमेटली बैठता है वो 100 रुपये के आसपास ही बैठता है, आप सर्च कर सकते हैं इसको। लेकिन नॉर्मेटिव में बात करते हैं द एवरेज वेज रेट ऑफ इंडिया शुड नॉट बी लेस देन ₹500 पर डे। कम से कम 500 रुपये होता तो शायद जो काम करने लोग हैं वो अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाते, अच्छी सुविधाओं को हासिल कर पाते, तो शायद उनकी लाइफ बेटर हो सकती थी। ये है हमारे पास इसका एग्जांपल। तो जो हमारी थिंकिंग है वो हमारी आएगी नॉर्मेटिव में, और जो फैक्ट है, जो फिगर है, जो रियलिटी है वो आएगी हमारे पास पॉजिटिव में। तीसरा डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तीसरा डिफरेंस हम बात करेंगे इसके अंदर कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या फर्क है। पहले मैं आपको बताऊंगा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में। लिखा गया है कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसके अंदर इकोनॉमी के 3 डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट, हाउ, फॉर हुम, लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा। इसको कहा जाता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और इसका मेन पर्पस है सिर्फ एक, दैट इज लोगों का वेलफेयर, लोगों की भलाई करना इसका मेन वेलफेयर है, पब्लिक वेलफेयर इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, और ये प्रॉफिट मोटिव से कभी कभी नहीं जाती है, आप ध्यान रखे चलेंगे। मैं इसका एग्जांपल आपको दे सकता हूं। इसका एग्जांपल हमारे पास रहेगा दोस्तों चाइना। चाइना इससे पहले तक सोशलिस्ट इकोनॉमी रही है, आप लोग उसको ध्यान रख सकते हैं, रखना चाहें तो। क्यूबा भी इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। और मैं आपको और बताता हूँ कि इसको हम लोग सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, सोशलिज्म भी कह के चलते हैं। ये आपको 12th के अंदर भी आएगी, आपको ध्यान रखना है। मार्केट इकोनॉमी की बात करूँ तो मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसके अंदर हमारी इकोनॉमी के 3 डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, लिए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, मतलब मार्केट फोर्सेस के द्वारा। अर्थात डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इकोनॉमी के अंदर क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, कब बनाना है और किसके लिए बनाना है, ये सब डिसाइड करेगी कौन, मार्केट फोर्सेस, मतलब डिमांड और सप्लाई। इसको हम लोग कैपिटलिज्म के नाम से भी जानते हैं, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। इसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, ये भी आपके पास 12th में आएगा, आप ध्यान रख के चलेंगे इसको। और एक चीज़ और बता दूं कि इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, पैसा 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 पैसा, हर जगह पैसा पैसा, पैसे की बारिश हो तो मज़ा ही आ जाए बिल्कुल। तो इसका मेन पर्पस होता है पैसा कमाना। ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अगली वीडियो से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात चलेगी, लेकिन उससे पहले हम लोग यूटिलिटी के बारे में जानेंगे, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे हम, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। तो स्टे ट्यून्ड टू यूट्यूब चैनल बजाज से सीखो पर।